नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे राजेंद्र शर्मा, जो फॉर्मर मेयर हैं और बीजेपी के बड़े नेता। स्वागत है आप राजेंद्र जी। नमस्कार। बड़ी बात यह है कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हरियाणा में उन्होंने एम्स के शिलान्यास के दौरान कहा है कि एनडीए 400 से पार। इतना आत्मविश्वास कैसे है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं उनको अपने कार्यों पर विश्वास है और जनता को प्रधानमंत्री में विश्वास है। ये पहली बार हुआ है जब जनता ने नेता पर विश्वास करते हुए उनको अपना जी सिर्फ मार्गदर्शक ही नहीं, ये मन में बना लिया है, क्योंकि ये ऐसा नेता हैं जिन्होंने सनातन, प्रगति, जी इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड राजनीति, जिसको हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी, हर फ्रंट पर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो सिर्फ भारतीय नेताओं के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के लिए भी रोल मॉडल बनते जा रहे हैं। तो जब ऐसा काम किया हो और जनता को भी उनमें विश्वास हो, तो फिर ऐसा आत्मविश्वास तो झलकेगा ही। जी बिल्कुल, आत्मविश्वास झलकना भी चाहिए और ज़रूरी भी है, क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गए हैं। 2024 के इलेक्शन जो लोकसभा के हो रहे हैं बिल्कुल नज़दीक आ गए, कभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद ऊंचा हुआ है, या आपकी जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी, उसका एहतराम समूचे विश्व में होता है। लेकिन मालदीव जैसी छोटी सी कंट्री आपके साथ उलझ रही है, आंख दिखा रही है आपको। वो हमें आंख नहीं दिखा रही। आपने देखा, मोदी जी ने सिर्फ एक दिन जाकर वहां अंडमान निकोबार में जाके वहां बैठे और कैसे उनकी पूरी अर्थव्यवस्था बदल गई। तो मोदी जी का आज ये कद और ये स्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश में। वो जो बात कहते हैं लोग उनको मानते हैं और फॉलो करते हैं। वो कहते हैं थाली बजाओ, लोग थाली बजाते हैं। वो कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रभात फेरी निकालो, लोग प्रभात फेरी निकालते हैं। वो कहते हैं समाज के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, लोग काम करते हैं। जब ऐसे नेता हो तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कद छोटा होता है, क्योंकि विचार बड़े हैं और विचार से ही व्यवहार बनता है। और वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस अपने नेतृत्व से दर्शाया है। विचार से व्यवहार बनता है। राजेंद्र जी, हम आपसे सहमत हैं पूरी तरह से, लेकिन अब सवाल यही आता है कि व्हाट नेक्स्ट, यानी सेकेंड लाइन लीडरशिप आप तैयार नहीं कर पाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आप कितनी मर्तबा वोट मांगेंगे? असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामेंट इलेक्शन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिक्का ही चलता है। प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा किस प्रकार से जब हमारा 3 स्टेट्स में इलेक्शन हुआ, वहां सेकंड लाइन जो हमारा नेतृत्व है वो लेकर वो आए हैं जी। उसमें उन्होंने उन लोगों को लाया जो पिछली पंक्ति में बैठते थे जी। तो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है बहुत ही बढ़िया विजन है और वो हमारे समाज को और देश को अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर रहा है। इससे हम सबको गर्व है। राजेंद्र जी, मैं 27 साल पहले का उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था कि कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों और राजनीतिक पार्टियों की जो साख है उस पर कहीं ना कहीं अब बात उठने लगी है। एक 27 साल पहले का इंटरव्यू, ये सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, पॉलिटिशियंस हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो। ये बात सही है। उन्होंने 27 साल पहले ये बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था चाहे राजनीतिक दल हो या राजनेता हो, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर दाव है। और आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने इसी पे काम किया है। और दूसरा उन्होंने कहा था अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये कैसे हो, ये कैसे सुनिश्चित हो, उससे ही हमारा देश आगे जा सकता है जी। और उन्होंने अपने कार्यकाल में इसी पे फोकस रखते हुए काम किए हैं। आप चाहे देखिए ट्रांसफर ऑफ मनी डायरेक्ट टू द अकाउंट ऑफ ए पब्लिक, ये करके जन जन खाते खुलवाए और जन जन खाते खुलाए जी। करप्शन बहुत हद तक उन्होंने रोकी जी। और आज की डेट में ऑनलाइन सर्विसेज उन्होंने पूरे देश भर में की हैं, जिसमें माननीय उपराज्यपाल जी के
दिशा निर्देश अनुसार और उनके कुशल शासन के कारण जम्मू कश्मीर आज पहले स्तर पर है पूरे हिंदुस्तान में जी। तो ये सारे जो बदलाव हैं ये इसलिए किए गए हैं कि लोगों को एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था मिल सके। और जहां रही बात राजनीतिक दलों की और राजनेताओं की, उन्होंने खुद में इसको जी के बताया है कि एक राजनेता कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए और उसमें करप्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसमें भी उन्होंने खुद रोल मॉडल बन के ये काम करके बताया है। और यही चैलेंज अब भारतवर्ष में सभी राजनीतिक पे आ गया है और राजनीतिक दलों पर आ गया है। और इसी कारण आज आप देख रहे हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, वहां जो उन्होंने नेतृत्व लाया, एक आम आदमी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर वहां बनाया है। और मुझे ये लगता है कि आने वाली राजनीति अब इन्हीं मापदंडों पर तय होगी कि कैसे हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाते हुए अपना नेतृत्व दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि कामकाज का आकलन होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो पॉलिटिशियंस है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी है, वो काम कैसा कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, क्या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में कमान है, क्या इन चीज़ों का आकलन होता है पार्टी में? बिल्कुल होता है जी। और आपने देखा इसी प्रकार, इसीलिए तो इन स्टेट्स में जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो ऐसे चेहरे बनाए गए जिन्होंने पार्टी में काम किया था, जो पार्टी के साथ लॉयल्टी थी और वो संगठनात्मक रूप से बिल्कुल पार्टी में गड़े हुए थे और एक आम व्यक्ति थे। और इससे ये दिखता है कि मोदी जी का जो विजन है बिल्कुल क्लियर है। वो चाहते हैं कि एक लीडरशिप परसेप्शन जिसमें अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी विद द पार्टी और अवेलेबिलिटी टू द मासेस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल, और साथ में जो एक नेशनलिस्ट विचारधारा है वो जब रहती है तो उन लोगों को चयन करके वो आगे के नेतृत्व के लिए तैयार कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि 2029 के बाद हमारे भारतवर्ष में कैसा नेतृत्व हो, वैसे लोग अब आगे आने चाहिए और उन लोगों को वो आगे लाने की पूरा प्रयास करते हुए खड़े कर रहे हैं। राजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि तोड़फोड़ जोड़तोड़ की राजनीति, तोड़फोड़ और जोड़तोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में है और किसको आप जस्टिफाई करते हैं? देखिए, राजनेता लोग जब देखते हैं कि जनता का रुख कहां है और जनता क्या चाहती है, तब वो उन पार्टियों की तरफ भी अपना रुख बढ़ाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो वो चाहते हैं वो जो पार्टी पूरा कर देती है तो वो उसकी तरफ चले जाते हैं। तो नेता तो तभी बनेगा जब वो जनता का भाव समझेगा। तो इस वक्त पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के साथ में लोग खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने भारतवर्ष मीन्स सनातन, उसको भी बढ़ाया है, भारतीय संस्कृति को भी बढ़ाया है, भारतीयता के मूल तत्व को उन्होंने बढ़ाया है। सिर्फ यही नहीं, आपने देखा किस प्रकार से अरब कंट्रीज में भी अभी उन्होंने उद्घाटन किया है राम मंदिर का। वो राम मंदिर का उद्घाटन नहीं है, वो राम जी के विचारों का प्रभाव है और उसका विस्तार है। तो यही तो भारतीयता है, यही तो भारत है। तो भारतवर्ष को जिस तरीके से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए हैं, उसके विचार लेके गए हैं, उसकी इकोनॉमी को लेके गए हैं, उसके नेतृत्व को लेके गए हैं, ऐसा नेतृत्व कहीं और कहीं है ही नहीं है जी। तो इसलिए बाकी राजनेता भी चाहते हैं कि हमारा भविष्य भी अच्छा बने, हमारे लिए भी आगे के रास्ते अच्छे खुलें, और वो उनको जो आगे की रोशनी है वो भारतीय जनता पार्टी में दिख रही है। तो इसीलिए ये सब नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो हमें उनका स्वागत भी करना चाहिए जी। आपने तर्क दिया, आपका तर्क हम मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष इस तर्क को कुतर्क मानती है। उनका कहना है कि जो भी करप्ट लोग हैं वो आपके खेमे में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ताकत आपके पास है, सभी एजेंसीज आपके इशारे पे काम करते हैं। इवन कांग्रेस तो ये भी कहती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो बनाया गया है वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की, डरा के आप ले आते हैं। देखिए, पहली बात है, डरेगा वो जिसने गलत किया होगा, जिसने गलत नहीं किया होगा वो डरेगा क्यों। दूसरा ये है कि कोई भी आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो कानून तो अपना काम करता ही है, उसको किसी ने रोका नहीं है।
अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन भी है वो कोर्ट में जाके अपना जो न्याय है वो ले सकता है, लेकिन किसी पार्टी में जाना नहीं जाना ये व्यक्ति का अपना निर्णय होता है। आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप हमारी पार्टी में मत आइए। आइए भैया, अगर किसी ने अगर काम कोई अच्छा नहीं किया है तो वो न्यायालय देखेगा, और न्यायालय समय समय पर निर्णय भी दिए हैं न्यायालय में, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया है और ना ही कर सकती है। तो व्यक्ति का खुद का आचरण कैसे रहेगा ये तो उसने तय करना है, और अगर उसका आचरण गलत होगा वो न्यायालय देखेगी। जो राजनीति का परिप्रेक्ष्य है, संदर्भ है, उसमें अगर कोई हमारी पार्टी में आता है तो हमें तो उसका स्वागत ही करना है। कोर्ट ने यह फैसला लिया था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक सदस्य होना चाहिए, लेकिन ऑर्डिनेंस लाया आपने, बिल लाया उसके विपरीत, तो फिर आप कोर्ट की कहाँ मानते हैं? कोर्ट ने जो कानून बनाए जाते हैं उन कानून के हिसाब से निर्णय देना होता है। तो जब भी कोर्ट वैसे निर्णय देती है तो हमने माना है। कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय, हमारा माननीय जो भी न्याय वहां से आता है तो हम उसको मानते हैं विद ऑनर। वो मानना पड़ेगा और मानना चाहिए, वही तो एक डेमोक्रेसी का एक इसेंस है। तो कोर्ट का निर्णय भारतीय जनता पार्टी मानती है, ना कि कांग्रेस पार्टी। जी। जब वो सहरा बानू वाला केस था, आपको मालूम है क्या हुआ था वहां, और राम मंदिर वाला केस भी कैसे उलझा के रख दिया था। तो जो कोर्ट ने निर्णय दिए हैं उससे हमेशा भारतवर्ष में सौहार्द का वातावरण बना है, और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को मान के आगे चलती है। देखिए, जिस तरीके से आपने 1 साल के कार्यकाल में काफी बदलाव लाया, लेकिन कुछ लोग आपसे नाराज भी हुए। अचानक इस तरह का बदलाव आएगा तो लोग नाराज भी होंगे, सख्ती भी करोगे तो। एक बात हम सबको माननी पड़ेगी कि राजनीतिक दृष्टिकोण में अब समय आ गया है कि हम अपने में बदलाव लाएं। एक समय होता था कि जब यह माना जाता था नेता मीन्स स्टेटस, नेता मीन्स अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं। अब वो समय जा रहा है, अब नेता मीन्स त्याग, और ये जब तक त्याग नहीं आएगा तो हमारी व्यवस्थाएं ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल नहीं हो सकती जी। तो आज की जो राजनीति है मोदी जी की, वो त्याग की राजनीति जा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे हमारा नेतृत्व जो है वो त्याग के साथ आगे बढ़ते बढ़ते सारी व्यवस्थाओं में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इससे भी और अच्छी लाने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर नंबर 1 आया है एज फार एज ऑनलाइन सर्विसेज आर कंसर्न। जब वो पूरा नीचे तक जाएगा तो व्यवस्थाओं में कितना परिवर्तन आने वाला है, इससे एक आम जनता को भरपूर लाभ होगा। जी राजेंद्र जी, हम अमूमन एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आप 20 लाख रुपया देकर के एमबीबीएस की सीट लोगे तो स्वाभाविक सी बात है, जब आप डॉक्टर बनोगे तो फीस भी मोटी लोगे। आप जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे भी तोहफे लोगे। वैसे ही जब हम चुनाव पे खर्च करते हैं तो उसको वसूली को लेकर के हम गलत काम करते हैं। इस व्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए क्या आपकी सरकार ने 10 सालों में कुछ किया? बिल्कुल हमारी सरकार कर रही है, और इसमें आपने देखा होगा जब से भाजपा की सरकार आई है इन चीजों पे भी अंकुश लगाने का पूरा प्रयत्न किया गया है। कल ही कोर्ट ने आपको खारिज कर दिया आपके उसके फैसले को। वो जो एक बनाया था कि बॉन्ड, आप ये देखिए कोई भी व्यवस्था एकदम से बदल नहीं सकती। वो एक सिस्टम, पूरा राजनीतिक जो हमारा सिस्टम था, इलेक्शन का प्रोसेस, उसमें एक अच्छे बदलाव की तरफ हम गए थे जिसमें बॉन्ड के थ्रू लोग पैसे दें। तो पहले तो कौन किसको दे रहा है, कितने दे रहा है, वो तो मालूम ही नहीं चलता था। इससे कम से कम ये तो मालूम हो गया कि कौन कितने दे रहा है और किसको मिल रहे हैं। तो ये एक फर्स्ट फेज था। इसके बाद में सेकंड फेज भी आने थे, उसके बाद थर्ड फेज, फोर्थ फेज, क्योंकि धीरे धीरे चीजें संभलती हैं। उस दिशा में एक अच्छा प्रयास था ये। अब न्यायालय ने जो इसमें वर्डिक्ट दिया है तो उसको मानते हुए जो उचित होगा वो किया जाएगा। लेकिन अब ये तो माने कि इलेक्शन प्रोसेस में एक नई नीति से और सोच से काम किया गया ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आए। और भारतीय जनता पार्टी का ये निश्चित रूप से मानना है कि जब तक इलेक्शन प्रोसेस में पैसे का खर्च होना बंद नहीं होगा तब तक हमारी अच्छी व्यवस्थाओं का निर्माण करना मुश्किल होगा। आपको लगता है कि करप्शन बढ़ती है इससे? आप मानते हैं इस बात को?
जब आप पैसा ज्यादा लगाएंगे इलेक्शन में, स्वाभाविक सी बात है करप्शन बढ़ेगी। नहीं, ये बात तो सही है कि अगर हम इलेक्शन प्रोसेस में पैसे लगेंगे तो व्यवस्थाओं का निर्माण होना मुश्किल होता है, क्योंकि जो पैसे लगते हैं फिर वो इकट्ठे भी किए जाएंगे, और इसी के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार इस पे भी, जैसे वन इंडिया वन इलेक्शन और बाकी इलेक्शन प्रोसेसेस में भी सुधार होने की पूरी आशा है। क्या इस बार भी मंदिर के नाम पर वोट मांगा जाएगा, या कि विकास जो आपने किया है, जो आपने वादे किए थे उसको फुलफिल किया? आप मंदिर पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप अपने अपने एरियाज के लोगों को अयोध्या भेज रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की जो जीडीपी है 7.3 के ऊपर वो काम कर रही है। जो हमारा जीडीपी के साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की जो छवि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बड़ी है, उस पे अच्छे काम हुए हैं। इसके साथ साथ में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज वो पूरे युद्ध स्तर पर, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दी गई है, ओबीसी को रिजर्वेशन दी गई है। तो ये ऐसे काम हैं। और रही बात मंदिर की, वो मंदिर नहीं है, वो सनातन है, वो हमारी आस्था है, वो हमारे विचार हैं, और वो विचारों का विस्तार हुआ है हिंदुस्तान में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है। जिन अरब देश की लोग दुहाई देते थे, आज वही राम जी के विचार के द्वार खुले हैं वहां। तो हम सिर्फ आप ये कहें कि मंदिर, वो समय हट गया है। अब डेवलपमेंट, सनातन विचार और समाज, और साथ साथ में नेशनलिज्म, इस पे बात होते हुए सभी लोग एकजुट होते हुए मोदी जी के आस्था करते हुए अपने देश को आगे प्रगति करने के लिए खड़े हैं और अपना योगदान देने के लिए खड़े हैं। मैंने कोई ऐसा नेता नहीं देखा दुनिया में जो कहे कि आज हम चिमटा बजाएंगे और पूरा हिंदुस्तान चिमटा बजाने लगे। इसका मतलब है कि मोदी जी की हर बात में लोगों को विश्वास है, और इस विश्वास के साथ ही व्यवहार है, और जो उन्होंने अपने जीवन में करके बताया और ऐसा नेतृत्व दिया जिससे लोगों को लगने लगा नहीं, चीजें बदल सकती हैं, और इसको बदलने के लिए अगर ताकत है और वो मोदी जी के पास है। लेकिन राजेंद्र जी, मोदी जी के बाद सवाल ये उठता है, सेकंड लाइन लीडरशिप पर सवाल उठते हैं। यहाँ देखो, जिधर देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नजर आते हैं, वही देश का चेहरा भी नजर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी नजर आते हैं। देखो, नेता तो एक ही होता है, तो नेता जैसा कहें वैसा सबको मानना पड़ता है जी। और नए नेतृत्व के लिए, सेकंड लाइन नेतृत्व के लिए आपने उदाहरण देखा, छत्तीसगढ़ का देखा, मध्य प्रदेश का देखा, राजस्थान का देखा। इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे इस लोकसभा इलेक्शंस में अच्छा नेतृत्व मिलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं, पूरे समाज को और देश को आगे ले जाने की मोदी जी के नेतृत्व में क्षमता रखता हो। लेकिन कांग्रेस के लोग तो कहते हैं कि जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है उसका बड़ा रुझान पब्लिक के बीच में है, और वो सबक सिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में। 2019 में भी उन्होंने ऐसा कहा था, तो उनको 52 सीटें मिली थी, तो हमको मिली थी 303। इस बार 400 से पार मिलने वाली है। जो लोग कहते हैं वही मोदी जी करते हैं जी, और लोगों को मोदी जी में विश्वास है, और मोदी जी को पूरा ये जानकारी है, पल्स उनको पता है कि लोग क्या चाहते हैं, और वो वही करते हैं। उसी को एक कुशल नेतृत्व बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो 5 सीटें हमारी जम्मू कश्मीर यूटी में, और भारतीय जनता पार्टी को क्या उम्मीद है इन 5 सीटों पर? हम पांचों की पांचों सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे भी जी। वो इसलिए जीतेंगे, जितना डेवलपमेंट, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से हो, चाहे सामाजिक हो, वो हुआ है, वो इतना कभी हुआ ही नहीं। आप ये देखिए, 34 साल के बाद मुहर्रम का प्रोसेशन श्रीनगर में निकलता है, और जहां लोग बोलते थे कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा,
वहां तिरंगे ही तिरंगे नजर में आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पहले लोग वहां तिरंगा नहीं उठाते थे, लेकिन अब जो वहां बदलाव आ रहा है और लोग खुद बोल रहे हैं कि मैं जब 10वीं में था तो पत्थर मारता था, वहां मुझे 500 रुपया दिए जाता था, और आज उनके हाथ में लैपटॉप है, आज उनके हाथ में रोजगार है। तो ये जो व्यवस्था में चेंज आया, और एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम ऑनलाइन सर्विसेज पे नंबर 1 है देश में, तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ा। तो ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुई है हमारे माननीय उपराज्यपाल जी के दिशा निर्देश के अनुसार और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो ये अपार है। इससे बढ़िया डेवलपमेंट हो नहीं सकती थी और हुई है। तो सभी लोग आप देख रहे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, दूसरे दलों के हो, वो छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं और लोगों का भी विश्वास भाजपा में है। और ये पूरा बताता है कि अभी जो समय है इसमें लोगों को मालूम चल गया कि अगर हमें तरक्की करनी है, अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें समाज हित देखना है, अगर हमें देश हित देखना है, तो हमें भाजपा के साथ चलना पड़ेगा, मोदी जी के साथ चलना पड़ेगा। ये जो विश्वास लोगों का है ये अटूट है। क्या आपको लगता है कि ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, जो 5 अगस्त 2019 को हमने संवैधानिक बदलाव किया, बड़ा फैसला लिया, उसको हाँ या ना, उनको उसको फैसला सही है या गलत है, उसकी शिनाख्त होगी इस चुनाव से? देखिए, वो फैसला सही है। उसी फैसले के बाद ओबीसी का रिजर्वेशन मिला, पहाड़ी का रिजर्वेशन मिला, जो हमारे वोटर बताएंगे ना, ये आप मत बताइए, आप बीजेपी के हैं, आप मत बताइए, वोटर बताएंगे, अपने वोट से बताएंगे, ईवीएम में वोटर ही बताएंगे। और आप देखोगे निर्णयों से कि वोटर ने कहा है कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी। आपने कोरोना में भी वो जो भाजपा मुख्यालय के आसपास वोटर रहते हैं वही कहते हैं मोदी जी, वो नहीं कहते। जम्मू कश्मीर का हर वोटर यही कह रहा है। अगर नहीं कहता तो फिर जो ज्वाइन कर रहे हैं लोग, जो उन्होंने मन में ठाना था कि ऐसा होना चाहिए, जब उन्होंने देखा ये भाजपा पूरा कर रही है तो वो इधर आ रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि भाजपा के प्रति लोगों की जो विश्वास है और जो आस है वो बड़ी है और वो भाजपा ही पूरा कर सकती है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, उसके बाद तुरंत उमर अब्दुल्ला का बयान, यू टर्न लेना, उसको आप कैसे देखते हैं? पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो प्री पोल अलायंस किसी के साथ नहीं करेंगे, मतलब इंडी अलायंस का वो हिस्सा नहीं रहेंगे। उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला करते हैं, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बैठते हैं और कहते हैं कि अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है सीटों पे, कांग्रेस से बातचीत चल रही है या अलायंस से बातचीत चल रही है। देखिए, जो इंडी अलायंस है इनके पास नेता कोई नहीं है जी, इनके पास नेता कोई नहीं है। कौन नेता इनमें से बॉलिंग करेगा मोदी जी का विकेट लेने के लिए? वो है ही नहीं। वो सबको अब दिख रहा है कि हमारे पास बॉलर ही नहीं है जो मोदी जी को आउट करे, तो उनको अपना भविष्य वहां सही नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं इसी प्रकार से एक एक नेता वहां से निकलते जा रहे हैं, चाहे वो नीतीश जी हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अब फारूक जी हैं, सभी ये यही कहेंगे कि हम उस अलायंस से बाहर होते हैं, क्योंकि अब ये तय हो जाएगा और वो हो गया है कि इनके पास नेता ही कोई नहीं है। राहुल गांधी जी जाते हैं इंग्लैंड और उसके बाद आते हैं तो लोग कहते हैं अब वो मैच्योर हो गए हैं। फिर वो यात्रा करते हैं, कहते हैं वो मैच्योर हो जाएंगे। अगर 55 साल में आदमी मैच्योर नहीं हो पाएगा तो वो काम कब करेगा? वो तो मैच्योर ही नहीं हो पाया तो काम कब करेंगे? तो सबको दिख रहा है कि हमारा भविष्य कांग्रेस के साथ अंधेरे में है, और अगर हमें उजाला लेना है, हमारा भविष्य बनाना है, समाज को बनाना है, तो देश को बनाना है, तो वो मोदी जी के साथ में ही संभव है। लेकिन ये कहा जाता है, विपक्ष कहता है बार बार कि एनडीए की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संवैधानिक तरीके से संविधान का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकतंत्र तब खतरे में था जब लोग कहते थे कि हम पद्मश्री को वापस करेंगे क्योंकि इनमें इनटॉलरेंस है, और जब आम नागरिकों में जिन्होंने बड़े महत्वपूर्ण काम किए थे, जिसमें हमारे शिव कुमार निर्मोही जी भी थे जम्मू से जी, उनको जब पद्मश्री मिला तो तब लोगों को मालूम चला कि ये आम आदमी की सरकार है और ये लोगों का हित चाहती है, समाज का हित चाहती है, देश का हित चाहती है। तो विपक्ष वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को किसी ने किसी को रोका नहीं है, लेकिन जो व्यवहारिक तौर पे दिखा है
और देश में जो बदलाव आया है, जैसे तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री मिला, तो तब लोगों को पता चला कि देश तो यहां बसता है, देश तो आम आदमी में है, और वही मोदी जी ने पहचाना और वही से वो देश को आगे ले रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के आपने सियासत की है, ये कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस तो कोई भी रोप लगा सकती है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी हो, पीवी नरसिम्हा राव जी हो, इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया था। और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी पद्मश्री मिला, भारत रत्न मिला। तो इनको सम्मानित करना, समाज को सम्मानित करना है, देश को सम्मानित करना है। राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया हमें। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।